कभी सोचा है ये जो कानून है ये आखिर है क्या भला? क्या ये बस वो मोटी मोटी किताबें हैं जो वकील और जज पढ़ते हैं, या वो फरमान जो राजा या सरकार सुनाती है, या शायद ये हमारे समाज की रगों में बहने वाला कुछ है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है? हाँ, ये सवाल तो है। कानून को देखने के इतने अलग अलग नजरिए हैं कि उलझन होना मतलब लाजमी है। बिल्कुल। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर बात करते हैं। हाँ, यानी विधि शास्त्र की विभिन्न शाखाएं या विचारधाराएं। जूरिस्प्रूडेंस मतलब कानून का दर्शन, है ना? ये समझने की कोशिश कि कानून का असली रूप, उसका मकसद, उसका आधार क्या है। बिल्कुल, हमारा इरादा इन स्रोतों से निकली जानकारी को खंगालना है और समझना है कि कानून को किन मुख्य चश्मों से देखा गया है। अच्छा। हर नजरिया, हर स्कूल कानून की एक अलग ही कहानी कहता है। हम देखेंगे कि ये कहानियां क्या हैं, एक दूसरे से कितनी अलग हैं और कानून की पूरी तस्वीर समझने में हमारी कैसे मदद करती हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं उस विचारधारा से जो कहती है कि कानून मतलब हुक्म। हाँ, यह है एनालिटिकल स्कूल, जिसे हम विश्लेषणात्मक शाखा कहते हैं। हाँ, इसे अक्सर ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है, इसके एक बहुत प्रभावशाली विचारक जॉन ऑस्टिन के नाम पर। ऑस्टिन, हाँ सुना है। इनका फंडा बड़ा सीधा है। कानून वो है जो राजनीतिक रूप से सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभु, सॉवरेन, आदेश, कमांड के रूप में देता है और अगर कोई इसे नहीं मानता तो उसे सजा, सैंक्शन भुगतनी पड़ती है। अच्छा, कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन। हाँ, ये लॉ एज इट इज यानी कानून जैसा है पर केंद्रित है, ना कि लॉ एज इट ऑट टू बी यानी कानून जैसा होना चाहिए। मतलब जो ताकत में है उसका कहा ही कानून। नैतिकता, अच्छाई बुराई, समाज की सोच, इन सब का कोई लेना देना नहीं। इस स्कूल के अनुसार काफी हद तक नहीं। ऑस्टिन के लिए कानून के 4 मुख्य तत्व थे। एक संप्रभु, उसका आदेश, उस आदेश को लागू करवाने के लिए दंड और लोगों का उस आदेश को मानने का कर्तव्य। अच्छा, ड्यूटी भी। हाँ, जेरेमी बेंथम, जिन्हें कई लोग इस स्कूल का असल संस्थापक मानते हैं, वो भी इसी लाइन पर थे। बेंथम तो कानूनों को स्पष्ट रूप से लिखने यानी कोडिफाई करने और उपयोगिता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बड़े पैरोकार थे। यूटिलिटी मतलब ज्यादा लोगों का भला। हाँ, यानी कानून ऐसा हो जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो। लेकिन सबसे अहम बात, ये विचारधारा नैतिकता को कानून से पूरी तरह अलग रखती है। इसे कहते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म? हाँ, यानी कानून वही है जो राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित या पॉजिट किया गया है, भले ही वो नैतिक रूप से सही लगे या गलत। ये तो सुनने में बड़ा कठोर लगता है। अगर शासक कोई अन्यायपूर्ण आदेश दे दे तो क्या वो भी कानून माना जाएगा? एनालिटिकल स्कूल के नजरिए से हाँ, अगर वो प्रक्रियात्मक रूप से सही है, मतलब संप्रभु ने दिया है और उसके पीछे सजा का डर है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। आलोचक कहते हैं कि ये कानून को सिर्फ ताकत और आदेश तक सीमित कर देता है। सही बात है। ये उन कानूनों को कैसे समझाएगा जो रिवाजों, कस्टमरी लॉ से बने हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कानून जहाँ कोई एक विश्व शासक नहीं है। हाँ, वहाँ कौन है सॉवरेन? बिल्कुल। या फिर संविधान के मूल सिद्धांत जो किसी एक आदेश से ज्यादा गहरे होते हैं। ये मॉडल इन सब पर फिट नहीं बैठता। समझ रहा हूँ। तो जहाँ एनालिटिकल स्कूल कानून को ऊपर से आते हुए देखता है शासक के आदेश के रूप में, वहीं एक दूसरा स्कूल है जो कहता है नहीं, कानून तो नीचे से उगता है, समाज की जड़ों से। हाँ, बिल्कुल। यह है हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक शाखा। बिल्कुल सही पकड़ा। ये विचारधारा मानती है कि कानून बनाया नहीं जाता बल्कि समाज के साथ साथ खुद विकसित होता है, ठीक वैसे ही जैसे भाषा या संस्कृति विकसित होती है। अच्छा, जैसे भाषा बदलती है वैसे कानून भी? हाँ, एक तरह से ये समाज की आंतरिक जरूरतें, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं और उसकी सामूहिक चेतना से उपजता है। ये तो एकदम उल्टा नजरिया है। इसका मतलब कानून किसी व्यक्ति या संस्था की इच्छा का परिणाम नहीं बल्कि समाज की आत्मा की आवाज है। हाँ, यही इनका मूल विचार है। इसके सबसे बड़े प्रणेता जर्मन विधिवेत्ता फ्रीडरिक कार्ल वॉन सावेनी थे। सावेनी? हाँ। उन्होंने कहा कि कानून फोल्क्सगाइस्ट की अभिव्यक्ति है। फोल्क्सगाइस्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है लोगों की आत्मा या सामूहिक चेतना। फोल्क्सगाइस्ट दिलचस्प शब्द है। सावेनी का मानना था कि हर समाज का अपना अलग फोल्क्सगाइस्ट होता है और उसी से उसका कानून निकलता है।
कानून बनाने वालों का काम सिर्फ इस फोल्क्सगाइस्ट को पहचानना और उसे औपचारिक रूप देना है, ना कि अपनी मर्जी से कानून बनाना। तो लेजिस्लेटर्स का काम बस लिखना है, बनाना नहीं। हाँ, इनके हिसाब से जॉर्ज फ्रीडरिच पुच्ता जैसे विचारकों ने भी इसी बात पर जोर दिया। सर हेनरी मेन ने भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि प्रगतिशील समाजों में कानून स्थिति यानी जन्म या सामाजिक वर्ग पर आधारित अधिकार से हटकर संविदा यानी व्यक्तिगत समझौते पर आधारित अधिकार की ओर बढ़ता है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सुना है। हाँ, ये मेन का प्रसिद्ध विचार है। तो इस नजरिए से देखें तो कानून बदलने के लिए संसद में बहस करने से ज्यादा जरूरी है समाज की सोच और रिवाजों को समझना। हाँ, ये स्कूल रिवाजों कस्टम्स को कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानता है, क्योंकि रिवाज ही वोल्क्सगाइस्ट को सबसे सीधे तौर पर दिखाते हैं। लेकिन यही इसकी सीमा भी आ जाती है। आलोचक कहते हैं कि ये रिवाजों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। क्या हो अगर कोई रिवाज अन्यायपूर्ण या समय के साथ मतलब अप्रासंगिक हो गया हो, क्या उसे भी कानून मानते रहेंगे? हाँ, ये तो समस्या है। और आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, वैश्विक मुद्दे उठ रहे हैं। क्या हम सिर्फ रिवाजों के धीरे धीरे बदलने का इंतजार कर सकते हैं? ये सचेत रूप से बनाए गए कानूनों लेजिस्लेशन की जरूरत और अहमियत को कम करके आंकता है। तो एक कहता है हुकूमी कानून, दूसरा कहता है रिवाजी कानून। अब एक तीसरा स्कूल है जो कहता है रुको, असली कानून तो कहीं और ही है, प्रकृति में, तर्क में, शाश्वत नैतिक मूल्यों में। ये है नेचुरल लॉ स्कूल या प्राकृतिक विधि शाखा। ये शायद सबसे पुरानी और लगातार चलने वाली विचारधाराओं में से एक है। इसका मूल सिद्धांत है कि एक ऐसा उच्च कानून मौजूद है जो इंसानों के बनाए कानूनों मैन मेड और पॉजिटिव लॉ से ऊपर है। हायर लॉ मतलब कोई देवीय कानून? जरूरी नहीं कि देवीय ही हो। ये कानून प्रकृति, नेचर, ईश्वर, गॉड या मानव तर्क, ह्यूमन रीजन पर आधारित हो सकता है। ये सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, शाश्वत, इटर्नल और अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल माना जाता है। मतलब कोई ऐसा डिवाइन या यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे हमें खोजना है, बनाना नहीं। और अगर इंसानी कानून उसके खिलाफ जाए तो वो कानून ही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, यही इसका क्रांतिकारी पहलू है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल से लेकर रोमन विचारक सिसरो का तो नाम सुना है। हाँ, जिन्होंने कहा सच्चा कानून सही तर्क है जो प्रकृति के अनुरूप है। फिर मध्ययुगीन धर्मशास्त्री थॉमस अक्वाइनस, जिन्होंने ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानव कानून को जोड़ा। अच्छा, इन्होंने कनेक्ट किया। और आधुनिक युग में ह्यूगो ग्रोटियस, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और आधुनिक प्राकृतिक विधि का पिता कहा जाता है, जॉन लॉक तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके विचारों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, जॉन जाक रूसो, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकार, इन सब ने किसी न किसी रूप में प्राकृतिक कानून की बात की है। ग्रोटियस ने तो यहाँ तक कहा कि प्राकृतिक कानून इतना मौलिक है कि अगर ईश्वर ना भी हो, एक असंभव परिकल्पना मानते हुए तब भी ये मान्य होगा। ये तो कमाल है। तो क्या आज जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि कुछ अधिकार जन्मसिद्ध हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, वो इसी सोच की देन है? निश्चित रूप से मानवाधिकारों की पूरी अवधारणा प्राकृतिक कानून की जड़ों से जुड़ी है। ये विचार कि हर इंसान की एक अंतर्निहित गरिमा, इनहेरेंट डिग्निटी है और उसके कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी सरकार या समाज की देन नहीं है, ये नेचुरल लॉ की ही प्रतिध्वनि है। रूल ऑफ लॉ भी? हाँ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन का विचार भी इससे जुड़ा है कि शासक भी कानून के अधीन है, एक उच्च कानून के। लेकिन इसकी आलोचना भी खूब होती है। किस बात पर? इसे कौन तय करेगा? प्रकृति, तर्क, नैतिकता, ये सब शब्द तो बड़े अस्पष्ट हैं। हाँ, ये तो है। अलग अलग लोग, अलग अलग समाज इनकी अलग व्याख्या कर सकते हैं। इसे ठोस कानूनी मामलों में लागू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये अमूर्तता वाकई एक चुनौती है। चलिए अब उस स्कूल की ओर बढ़ते हैं जो कानून को न सिर्फ शासक के आदेश, न रिवाज, न ही ऊंचे आदर्शों में देखता है, बल्कि समाज के ताने बाने में ही देखता है। अच्छा, सोशियोलॉजिकल स्कूल यानी समाज शास्त्रीय शाखा। एकदम, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये स्कूल कानून को एक सामाजिक उपकरण या सामाजिक घटना के रूप में देखता है। इसका फोकस कानून के नियमों पर कम और समाज पर उसके असर, इम्पैक्ट और समाज में उसके काम, फंक्शन पर ज्यादा होता है। कानून का फंक्शन समाज में? हाँ, ये मानते हैं कि कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना और विभिन्न हितों के बीच संतुलन साधना है। तो ये कानून को एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग मानते हैं।
समाज को ठीक करने, बेहतर बनाने का औजार। बिल्कुल, ये शब्द रॉस्को पाउंड ने लोकप्रिय किया, जो इस स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी विचारक माने जाते हैं। पाउंड ने लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया। सोशल इंजीनियरिंग। उनका कहना था कि कानून का काम समाज में मौजूद अनगिनत और अक्सर टकराने वाले हितों, कंपीटिंग इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित, सामाजिक हित के बीच इस तरह से तालमेल बिठाना है कि ज्यादा से ज्यादा हितों की पूर्ति हो और कम से कम टकराव या बर्बादी हो, फ्रिक्शन एंड वेस्ट हो। हितों का संतुलन। हाँ, ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक, रूडल्फ वॉन आइहरिंग जिन्होंने कहा कानून सामाजिक उद्देश्यों का साधन है, और एमिल डुर्खीम जिन्होंने सामाजिक एकजुटता, सोशल सॉलिडेरिटी पर जोर दिया, जैसे यूरोपीय विचारकों का भी प्रभाव रहा है। इस स्कूल के लिए कानून स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होना चाहिए। डायनामिक मतलब बदलता रहे। हाँ, जो समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। ये तो बहुत व्यवहारिक और जरूरी लगता है, खासकर आज के जटिल समाज में। कानून सिर्फ किताबों में ना रहे बल्कि इस समाज की भलाई के लिए काम करें। हाँ, ये कानून के सामाजिक उद्देश्य को सामने लाता है, लेकिन यहाँ भी एक संतुलन का सवाल है। क्या? आलोचक कहते हैं कि सामाजिक हित या सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन न हो जाए। हाँ, ये खतरा तो रहता है। और अगर कानून समाज की जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहेगा तो क्या इससे कानूनी अनिश्चितता, लीगल अनसर्टेनिटी पैदा नहीं होगी? लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी खास स्थिति में कानून क्या है? ये संतुलन साधना वाकई में एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब एक ऐसा स्कूल जो कहता है छोड़ो ये सब किताबी बातें हैं और ऊंचे सिद्धांत, असली कानून तो वो है जो जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर तय करते हैं। ये है रियलिस्ट स्कूल, यानी यथार्थवादी शाखा। हाँ, कुछ ऐसा ही नजरिया है इनका। ये 20वीं सदी में अमेरिकन रियलिज्म और स्कैंडिनेवियाई देशों में उभरा। ये कानून के अमूर्त नियमों के बजाय उसके यथार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यवहार में कानून कैसे काम करता है, खासकर अदालतों में। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस में क्या होता है? हाँ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज ऑलिवर वेंडल होम्स जूनियर का मशहूर कथन है, कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। The life of law has not been logic, it has been experience. Experience, not logic. उन्होंने ये भी कहा कि कानून और कुछ नहीं, बस इस बात की भविष्यवाणी है कि अदालतें वास्तव में क्या करेंगी। The prophecies of what the courts will do in fact are what I mean by the law. भविष्यवाणी मतलब प्रिडिक्शन। हाँ, कार्ल यूवेलन ने कहा कि कानून वो है जो ऑफिशियल्स, खासकर जज, विवादों के निपटारे के लिए करते हैं। What officials do about disputes. जेरोम फ्रैंक तो और आगे गए। उन्होंने कहा कि जजों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पर्सनल बायसेस, उनका मनोविज्ञान। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि उन्होंने सुबह नाश्ते में क्या खाया, ये भी उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। बाप रे, मतलब कानून इतना अनिश्चित है, जज के मूड पर निर्भर करता है। फिर तो संविधान, एक्ट्स, नियम, इन सब का क्या मतलब रह गया? रियलिस्ट ये नहीं कहते कि नियम बेकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि नियम सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो तब होता है जब जज उन नियमों को किसी खास मामले के तथ्यों पे लागू करते हैं। अच्छा, लागू करते समय वो न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रेशन पर बहुत जोर देते हैं। स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट जैसे एल्फ रॉस और कार्ल ओलिवे क्रोना कानून को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्ट्स के रूप में देखते हैं, न कि आदेशों या नियमों के सेट के रूप में। तो इसकी आलोचना भी होती होगी? बेशक, इसी आधार पर होती है कि ये कानून की निश्चितता, सर्टेनिटी और पूर्वानुमान योग्यता, प्रिडिक्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। अगर सब कुछ जज पर ही निर्भर है तो फिर अराजकता फैल सकती है। ये दृष्टिकोण कानून के सिद्धांत से ज्यादा उसके व्यवहार पर केंद्रित है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम कानून कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। चलिए अब उस आखिरी प्रमुख स्कूल पर आते हैं जो फिर से नैतिकता और न्याय के सवालों पर लौटता है, फिलोसॉफिकल या एथिकल स्कूल। हाँ, दार्शनिक या नैतिक शाखा। ये स्कूल किस पर जोर देता है? ये स्कूल कानून के उद्देश्य, पर्पस को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसका मानना है कि कानून का अंतिम लक्ष्य न्याय, जस्टिस, नैतिकता, मोरालिटी और मानव जीवन की नैतिक उन्नति, एथिकल परफेक्शन को बढ़ावा देना है। नैतिक उन्नति, एथिकल परफेक्शन। हाँ, ये कानून जैसा होना चाहिए, लॉ एज इट ऑट टू बी, पर जोर देता है, ना कि सिर्फ जैसा है एज इट इज पर। तो नेचुरल लॉ जैसा ही लगता है क्योंकि वो भी नैतिकता की बात करता था। इनमें क्या फर्क है?
काफी समानताएं हैं, दोनों ही मानते हैं कि कानून और नैतिकता जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलॉसफिकल स्कूल का फोकस ज्यादातर न्याय और स्वतंत्रता जैसे नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और उनके दार्शनिक आधार पर होता है। अच्छा, प्रोसेस और फिलॉसफी पे। हाँ, महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का मानना था कि कानून का काम ऐसी बाहरी स्वतंत्रता, एक्सटर्नल फ्रीडम सुनिश्चित करना है जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य बिठा सके, और ये तर्क रीजन पर आधारित होना चाहिए। कांट रीजन पर जोर। जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल ने कहा कि राज्य और कानून व्यक्ति के स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है। रूडोल्फ स्टैमलर जैसे विचारकों ने न्यायपूर्ण कानून, जस्ट लॉ की अवधारणा दी। ये स्कूल मानता है कि कानून सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि एक नैतिक मिशन भी है, एक मॉरल मिशन। हाँ, इसी सोच ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की अवधारणाओं को बल दिया है। यानी कानून का एक ऊंचा मकसद है सिर्फ नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना। बिल्कुल, यही इसका केंद्रीय विचार है। लेकिन इसकी भी आलोचना होती होगी। हाँ, आलोचक कहते हैं कि ये बहुत आदर्शवादी है। न्याय या नैतिकता की परिभाषा क्या हो, इस पर हमेशा मतभेद रह सकता है, और ये कभी-कभी कानून के व्यवहारिक और तकनीकी पहलुओं की अनदेखी कर सकता है। तो ये थी मुख्य विचारधाराएं। क्या इनके अलावा भी कानून को समझने के और नजरिए उभरे हैं? हाँ, हाल के दशकों में कुछ और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आए हैं, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में संक्षिप्त रूप से है, जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ, कानून का आर्थिक विश्लेषण। हाँ, जो मानता है कि कानूनी नियम आर्थिक रूप से क्षम होने चाहिए। इसके प्रमुख विचारक रिचर्ड पोजनर हैं। अच्छा। फिर है फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस, नारीवादी विधि शास्त्र, जो पारंपरिक कानूनी सिद्धांतों में मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रहों, जेंडर बायस को उजागर करता है और जेंडर जस्टिस की मांग करता है। जेंडर जस्टिस, हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक और प्रभावशाली धारा है क्रिटिकल लीगल स्टडीज, CLS, जो मानती है कि कानून तटस्थ नहीं है, बल्कि ये मौजूदा सामाजिक और शक्ति संरचनाओं, पावर स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने और वैध बनाने का काम करता है। कानून न्यूट्रल नहीं है, ये तो बड़ी बात है। हाँ, CLS का यही मानना है। ये नए स्कूल अक्सर कानून के व्यवहारिक प्रभावों और छिपे हुए एजेंडों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वाह, तो सचमुच कानून को देखने के इतने सारे आईने हैं। संक्षेप में दोहराएं तो एनालिटिकल कहता है कानून शासक का हुक्म है। हाँ, हिस्टोरिकल कहता है कानून समाज के रिवाजों से पनपता है। नेचुरल लॉ कहता है कानून प्रकृति और शाश्वत नैतिकता में निहित है। सोशियोलॉजिकल कहता है कानून समाज को साधने और सुधारने का औजार है। रियलिस्ट कहता है कानून वो है जो अदालतें असल में करती हैं। और फिलोसॉफिकल कहता है कानून का लक्ष्य न्याय और नैतिकता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा कि इन सभी विचारधाराओं को देखने से पता चलता है कि शायद कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं बता सकता। हाँ, हर एक में कुछ ना कुछ है। हर स्कूल कानून के किसी न किसी जरूरी पहलू पर रोशनी डालता है। एनालिटिकल हमें संरचना और स्पष्टता का महत्व बताता है, हिस्टोरिकल हमें जड़ों से जोड़ता है, नेचुरल लॉ हमें हमारे नैतिक आधार की याद दिलाता है, सोशियोलॉजिकल समाज दिखाता है। हाँ, सोशियोलॉजिकल हमें सामाजिक प्रभाव दिखाता है, रियलिस्ट हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है, और फिलोसॉफिकल हमें ऊंचे लक्ष्यों की ओर देखने को कहता है। वो सबको मिलाकर देखना होगा। हाँ, कानून की एक संतुलित और गहरी समझ शायद इन सभी नजरियों को एक साथ रखकर देखने से ही मिल सकती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में घूम रहा है। कैसे बना सकते हैं जो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा न्याय संगत और ज्यादा मानवीय हो? ये सोचने वाली बात है। सोचने के लिए गहरा मुद्दा है ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।